दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट। इसमें जो आपके आर्टिकल 12 और 13 हैं ये क्लियर करेंगे और उसके बाद जो बेसिक हैं चीज़ें थोड़ी सी वो मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल 12 और 13 डायरेक्ट से ही क्लियर होंगे अच्छे से, ठीक है। डिटेल में इनको करना पड़ेगा। और उसके बाद है जो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जुड़े हुए केस हैं और बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो हर बार पूछा जाता है केशवानंद भारती, और इनकी सीक्वेंस पूछी जाती है, इनको क्लियर करेंगे। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हैं वो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाले, 5-6 वीडियो में कंप्लीट होंगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके क्वेश्चन लगा लेंगे सभी के, ठीक है। तो इसमें डिटेल में हम बात करेंगे। पहली बात तो फंडामेंटल राइट से ही मैं शुरू करता हूँ। फंडामेंटल राइट हैं जो, ये आपको पता ही होगा, ये यूएसए के संविधान से प्रभावित होकर हमने लिए गए हैं, ठीक है। हमारे संविधान में जो इनका प्रावधान है और जितना विस्तृत जितना डिटेल में हमारे संविधान में इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया इतना कहीं पर नहीं है जितनी डिटेल में यहाँ पर बताया गया। भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा इन्हें बोला जाता है। आपको पता ही होगा मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है। 1215 में जो अधिकार पत्र ब्रिटेन के जो सामंत थे उन्होंने वहाँ के राजा से लिया था, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार ही क्यों बोला जाता है, ठीक है। एक तो ये देखिए, कोई सामान्य विधि नहीं है, सामान्य अधिकार नहीं है आपके किसी तरह के, ठीक है जी। दूसरा इसमें यह है कि संविधान में बेसिक है ये, और जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात है उससे भी ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। तीसरी चीज़ है कि जो संविधान का उद्देश्य था, जो उसमें प्रावधान किए गए थे, इन राइट्स के बिना व्यक्ति का किसी तरह का विकास संभव नहीं है। इसके अस्तित्व की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उस हिसाब से इन्हें बेसिक बताया गया, मूल है इस संविधान में, सामान्य जो अधिकार दिए गए उनसे अलग है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है आपका 12 आर्टिकल जो मैं आपको आगे क्लियर करूँगा, जिसमें डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, राज्य की। क्योंकि इनमें बार बार एक चीज़ आती है कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा, राज्य ऐसा, स्टेट ऐसा कोई वर्क नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार खत्म होते हैं या कम होते हैं, ठीक है। तो स्टेट कौन है, क्या सिर्फ सेंटर की गवर्नमेंट है या स्टेट की, वो क्लियर करूँगा। आर्टिकल 13 है जो, वो लॉ से जुड़ा हुआ है, विधि। राज्य ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, ठीक है। तो विधि की परिभाषा दी गई है इसमें। उसके बाद है ये जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जस्टिसेबल, मतलब कि क्या ये न्याय योग्य हैं, क्या इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे हमारे डीपीएसपी हैं, वो कोई न्याय योग्य नहीं, उनके लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते लागू कराने के लिए, ठीक है। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, किसी भी तरह से उसमें कमी होती है, तो आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल 32 में ही दे रखा है। आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं आर्टिकल 226। जो हाई कोर्ट के जो आर्टिकल दे रखे हैं उनमें ये चीज़ क्लियर हो रखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना चाहिए, ठीक है। एचपीएससी के किसी एग्ज़ाम में वगैरह में गड़बड़ होती है, अच्छी स्कीम है, आपको पता ही होगा, सीधे हम रिट डालते हैं, ठीक है। रिट अपील की जाती है वहाँ पर, तो वो आर्टिकल 32 के थ्रू ही होती है, ठीक है जी। अब है मेन चीज़ है जो पहले आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल दे रखे हैं, सॉरी कितने फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। तो ये 6 हैं फंडामेंटल राइट जो हैं। पहले 7 हुआ करते थे, 7वें की बात भी बात करेंगे। पहला है आपका राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार। हिंदी में समानता का अधिकार, इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी। ये है आपका आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, ठीक है जी। उसके बाद है आपका राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है आपका आर्टिकल 23 और 24 में, क्लियर हो गया। उसके बाद है राइट टू रिलीजन, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दे रखा है। उसके बाद है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है, ठीक है जी। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 है। यानी कि अगर इसमें से किसी भी अधिकार का आपका राइट किसी भी तरह से हनन होता है, कोई से छीनता है कोई भी बॉडी, ठीक है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो यार 32 हो गए, ये आपके हो गए 6, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपके 6 हैं, 6 आपके हो गए। 7वां कौन सा था, 7वां था जिसको ख़त्म कर दिया गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है जी। अब ये लीगल राइट रह गया है, ठीक है। 44 अमेंडमेंट के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है। ये चला गया है 300 में, 300 का, क्लियर हो गया।
और ये था आपका आर्टिकल 31 में 31 अभी भी है, जो मेन आर्टिकल था वो ख़त्म हो गया। और 19 का जिसमें राइट स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके लास्ट में था 7 तरह की स्वतंत्रता यही फ्रीडम थी हमें, अब 6 रह गई हैं, 7वीं फ्रीडम यही थी। इसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद होने लगे थे, बाद में इसको ख़त्म ही कर दिया। अब ये लीगल राइट रह गया आपका। क्लियर हो गया जी। अब बात करते हैं जो आर्टिकल आपके हैं जो आपको डिटेल में पढ़ना है। संविधान के भाग 3 में है, ये तो आपको पता ही होगा। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट जो है मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दे रखे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, और भी एक एक आर्टिकल हम क्लियर करते चलेंगे। इसमें है डेफिनेशन, हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना भाई, ठीक है। ये इंग्लिश में भी दे रखा है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जनरल, ये डेफिनेशन इसमें दे रखी है। इसमें सिंपल है, हिंदी और बॉगट हिंदी रखी है। इसमें सिंपल ये बताया गया कि जब तक राज्य स्टेट कौन कौन है, क्योंकि बार बार आगे राज्य स्टेट की बात आएगी, स्टेट नहीं है, स्टेट ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ठीक है। तो स्टेट क्या है, क्या सिर्फ सेंटर की सरकार है या सिर्फ स्टेट की सरकार है? तो इसमें सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हैं कि भारत की सरकार, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारी संसद। भारत की जो सरकार है वो है एग्जीक्यूटिव, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री सब मिलके, ठीक है। वो सीधा कोई नियम बना देते हैं, कोई ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। और जो पार्लियामेंट है वहाँ पर तो आपको पता ही लॉ के काम होते हैं, कोई प्रावधान वगैरह करना, तो कुछ काम जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा होते हैं, कुछ काम होते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं, ठीक है। तो राज्यों की, प्रत्येक राज्य की सरकार ऐसी एग्जीक्यूटिव हर स्टेट की है जो, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और विधानमंडल, जिसमें आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पर विधानसभा है और विधान परिषद दोनों मिलकर के, ये प्रत्येक मतलब कि हर राज्य की जो सरकार है वो भी आ गई, विधानमंडल भी आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार भी आ गई और संसद भी आ गई। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत की सरकार के नियंत्रण के अधीन, ठीक है, या तो गवर्नमेंट के अंडर अथॉरिटी या फिर भारत की सरकार के, भारत सरकार के क्षेत्र के भीतर है, ठीक है। इसमें आ गया ऑल लोकल, यहाँ पर है आपका सभी स्थानीय। अब ये स्थानीय प्राधिकारी कौन होते हैं, अन्य की बात मैं बाद में करूँगा, जिसको लेके विवाद है, ठीक है। अदर अथॉरिटी और अन्य प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी होते हैं आपके, पंचायत हो गई आपकी, ठीक है, नगर पालिका हो गई, नगर निगम, इनको स्थानीय बोलते हैं, लोकल, जो लोकल बॉडी होती है आपकी, ठीक है जी। अन्य कोई बोर्ड हो गया, ठीक है, जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, ठीक है। नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, कोई अन्य बॉडी बोर्ड हो गया किसी तरह का, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर अदर बॉडी, अदर अथॉरिटी लिख दिया गया है, अन्य प्राधिकारी, इसमें सभी सरकारी, गैर सरकारी, ठीक है, निजी, प्राइवेट, सभी तरह के बोर्ड आ जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है, कई बार इसको लेकर ही केस होता है, सबसे ज़्यादा केस जो है इसी को लेकर है, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कौन कौन है, सेंटर की सरकार है, स्टेट की सरकार है, और जो निचले स्तर पे जो हमारे पंचायत होते हैं, नगर पालिका होते हैं, जिला परिषद हो गया, ठीक है, ये सब के सब। ये अन्य जो प्राधिकारी है यहाँ पर, इसमें बहुत तरह की बॉडी आ गई है। इसमें जो केस हुए हैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, उसमें LIC को भी स्टेट माना गया है, ONGC, सेल इंडिया, ठीक है। एक जगह यूनिवर्सिटी को भी माना गया, एक जगह नहीं माना गया, यूनिवर्सिटी वाला अलग है मामला। LIC, ONGC, सेल इंडिया, इन तीनों को तो माना गया। यानी कि ये भी अगर कोई ऐसा नियम, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई विधि बना जिससे आपका फ्रीडम का जो राइट है, फंडामेंटल जो राइट है, उसका अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो इनको भी स्टेट माना गया है। सेंटर की सरकार स्टेट की, क्लियर हो गया। जो ये प्राधिकारी हैं, अन्य प्राधिकारी, सारे की सारी बॉडी, कोई भी बॉडी जो आपके फंडामेंटल राइट को छीनती है किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेट की परिभाषा देने का मतलब ये था कि स्टेट, ठीक है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 13 जो आर्टिकल है, इसमें है ऊपर स्टेट की परिभाषा होगी, इसमें है मौलिक अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद ए डेरोगेशन, विद और इन डेरोगेशन फंडामेंटल राइट, यानी कि ऐसी कोई भी विधि, आगे इसमें क्लियर कर रखा है, संविधान के परम से ऐसी कोई विधि मौलिक अधिकारों से संगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि ऐसी कोई लॉ जो आपके मौलिक अधिकारों को या तो कम करती है या छीनती है, ठीक, उनके बारे में बताया गया। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले
ठीक है, इंग्लिश में वाले इंग्लिश में देख लेना भाई, दोनों में ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। भारत के राज्य क्षेत्रों में प्रवर्त सभी विधियाँ, प्रवर्त विधि किसे बोलते हैं इंग्लिश में? लॉ इन फोर्स। प्रवर्त विधि का मतलब ये है जब संविधान हमारा लागू हुआ उससे पहले जो लॉ लागू थे, ठीक है, क्योंकि संविधान से पहले भी तो लॉ बने हुए थे ना, 1935 के लॉ, और भी बहुत तरह के लॉ हैं जो सभी तरह, जब हमारा संविधान लागू हो उस टाइम पे जो कोई भी नियम, कोई भी लॉ जो था, जो अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, किसी उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक भी इस बात को उपबंधों से संगत है। यानी कि अगर कोई ऐसा लॉ बना रखा है, मैं आपको इसे बता देता हूँ, ऐसा कोई लॉ, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, ठीक है, अगर उसकी इतनी धाराएं मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, यानी कि उनके अगेंस्ट जा रही हैं किसी भी तरह से, तो यहाँ इसके बाद वो शून्य हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, ये बाकी बची हुई रह जाएंगी, ठीक है। कोई भी लॉ, कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रही है, उसकी जिस मात्रा तक खिलाफ जा रही है उसके बाद वो शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर हो गया? उसके बाद है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। उसके बाद है राज्य ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है, जो इस भाग से जो अधिकार हमने दे रखे हैं उनको छीनता है या न्यून करता है, यानी कि उनको वापस लेता है या कम करता है किसी भी तरह से, ठीक है। और बुनाई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो गई, जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर इतनी मात्रा उसकी अगेंस्ट जा रही तो ये होगा, अगर पूरी है तो पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी चीज़? उसके बाद है, अब विधि किसे कहा गया, लॉ किसे कहा गया। अब ये तो बता दिया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, और जो पहले से विधियाँ, वैसे पहले से जो लॉ थे वो खत्म हो जाएंगे, मतलब जो अगेंस्ट में जा रहे हैं उस मात्रा तक, और जो राज्य कोई ऐसा नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाता है तो वो भी। अब लॉ क्या है, अब इसमें विधि के बारे में बताया गया, लॉ क्या है। लॉ में सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश आपको पता है ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस में कहा जाता है कि जो कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए ऐसे होता है, मतलब बाद में वो लॉ बना देता है परमानेंट, जो पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, वो बाद में आगे बात करेंगे आर्टिकल 123 में। कोई आदेश, ठीक है, कोई ऑर्डर निकाला है, कोई विधि है, बाय लॉ है, कोई रूल है किसी तरह का, ठीक है, कोई विनिमय है, कोई रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन है कई तरह के, कोई अधिसूचना, कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया, ठीक है। कस्टम यूजेज, मतलब रूढ़ी और प्रथा है। रूढ़ी और प्रथा पहले क्लियर कर देता हूँ। रूढ़ी और प्रथा एक तरह से एक दूसरे के प्राइवेट चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रथा होती है वो बहुत प्राचीन होती है, प्राचीन काल से जो चली आ रही है एक तरह से, एंशियंट टाइम से, ठीक है। और रूढ़ी होती है जो बाद में प्रथा ही बन जाती है। रूढ़ी होती है जो कुछ एक सालों से, मतलब जितनी प्राचीन नहीं होती है, दोनों एक ही तरह की है। कोई हमारे समाज में रूढ़ी या प्रथा है, वो भी अगर अगेंस्ट में जा रही है तो वो मौलिक अधिकारों तो वो भी खत्म कर दी जाएगी। कोई अध्यादेश है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, कोई आदेश है, कोई विधि, उपविधि है, कोई नियम या अधिनियम, ये जो अधिसूचना है, विनिमय है, और ठीक है, ये जो है लोकल बॉडी, और जो मैंने ऊपर बताया था आपको, जो लोकल बॉडी हैं और अदर बॉडी हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन हमारा आता है HPSC का, HCS का, ठीक है, उसमें कुछ गलत होता है, या जो हमारे जो अभी हुआ था पीछे केस क्वेश्चन वगैरह को लेकर किसी तरह, तो हम सीधा कहाँ रीटी तो फाइल करते हैं। तो ये कोई भी बॉडी, किसी भी तरह का लॉ है, जो कोई अधिसूचना है, कोई नियम है, उपविधि, आदेश है, किसी भी तरह का लॉ है, तो उसके खिलाफ सीधा हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये विधि उसे कहा गया है, सभी तरह के लॉ आ गए इसके अंदर। उसके बाद है प्रवर्त विधि। प्रवर्त विधि तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, किसी विधानमंडल द्वारा, किसी अधिकारी द्वारा, ये संविधान के लागू होने से पहले ही थी, जो ये मैं ऊपर क्लियर कर चुका हूँ आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसको लेकर विवाद है बहुत ज़्यादा, इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 आर्टिकल में गया, संविधान का संशोधन, संविधान में बदलाव करने के लिए कई दिन किए गए संविधान के संशोधन को लागू नहीं होगी, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया कि लॉ के अंडर ये आर्टिकल 368 नहीं आएगा। अब ये प्रावधान गवर्नमेंट ने किया, हालांकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें क्लियर कर दी हैं, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर बड़ी बात है जो मैं आगे क्लियर करूँगा, ये बाद में जोड़ा गया था इसमें, इस क्लॉज की भी हम आगे बात करेंगे। अब ये संविधान से जुड़े हुए, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए कुछ केस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर जो मैंने क्लॉज बताया था वो भी आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, 368 वाला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो मामला आया था वो आ गया था 1951 में, जब आपका संविधान लागू हुआ 1950 में, 1915, तभी ये पहला मामला आ गया था जिसको लेकर संविधान में संशोधन करना पड़ गया था। तो पहला मामला आया था राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर,
ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को लेके आ गया था, जो संविधान में मौलिक अधिकार था। बाद में 6 मौलिक अधिकार रह गए 1978 में। ठीक है, उससे पहले राइट टू प्रॉपर्टी 7 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार थे। ठीक है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को अपने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना होता है किसी भी तरह का, तो गवर्नमेंट को ज़मीन एक्वायर करनी होती है, उसे ज़मीन चाहिए। कोई रेलवे का वो निकालना है, कोई सड़क निकालनी है, या कोई और प्रोजेक्ट लगाना है। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी में क्या है, ज़मीन हमारे राइट टू प्रॉपर्टी में आ जाती है, तो उसको लेकर के लोग कोर्ट में चले जाते थे। इसको लेकर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर। तो इसमें तो कोर्ट ने ये कह दिया था कि संविधान 368 के थ्रू जो लॉ है वो स्पेशल लॉ है, वो नॉर्मल लॉ में नहीं आता। वो विधि जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा था, आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आता। तो इसमें ये विवाद हो गया था। इसमें तो सरकार की सुनी कोर्ट ने कहा कि कोई नॉर्मल लॉ नहीं है, ये स्पेशल लॉ में आता है। आर्टिकल 13 के अनुसार जो भी विधियाँ, जो भी लॉ बता रखे हैं वो नॉर्मल लॉ में आते हैं। ठीक है, दूसरा जो मामला आया, गोलकनाथ मामला पंजाब राज्य का था। ठीक है, 1967 में। इसमें जो विवाद हुआ था वो हुआ था 17वां अमेंडमेंट। गवर्नमेंट ने 17वां अमेंडमेंट, 17वां संविधान संशोधन किया था 1965 में। इसमें क्या किया था, इसमें जो नवीन सूची है, 9th शेड्यूल है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए बनाई गई थी, ज़मीनों के विवाद इसमें डाल दिए गए थे बाद में। तो उसमें गवर्नमेंट ने अपने भी कुछ मतलब कि कुछ कार्रवाई उसमें जोड़ दी गई। इसको लेकर विवाद हो गया गोलकनाथ मामले में। तो इसमें कोर्ट ने अपना जो पहले फैसला दिया था वो पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि जो 368 है वो भी जो आर्टिकल 13 है उसके अंडर लॉ में आता है, ये कोई स्पेशल अलग से नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें फिर विवाद हो गया। फिर गवर्नमेंट ने संविधान संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, जो क्लॉज जोड़ा, वो जो ऊपर मैं आपको क्लॉज बता रहा था, इसमें लिखा था कि 368 में इसमें इसके लॉ के अंडर नहीं आती, जो ऊपर मैं आपको क्लॉज दिखा रहा था। ये मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, एक बार क्लियर हो जाएगी चीज़ अच्छे से। ये जोड़ दिया था इसमें। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के दिन किए गए किसी संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी। ये स्पेशल लॉ है ये। ठीक है जी। अब इसका जो मामला था दोबारा फिर कोर्ट में पहुंच गया केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती के मामले में दोबारा से फिर पहुंच गया ये कोर्ट में। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है वो स्पेशल लॉ है, लेकिन आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 के थ्रू, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन आप इसमें चीज़ जोड़ दी बेसिक स्ट्रक्चर वाली, ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अब वो जो 368 था वो एक तरह से प्रभावी नहीं रहा। ठीक है जी। इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने, बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने ये कोर्ट ने बाद में जो केस होते रहे, मिनर्वा मिल्स वाला मामला हुआ है, जैसे इंदिरा साहनी वाला भी केस है। इंदिरा साहनी के 2 केस हैं। इंदिरा साहनी एक तो 1992 वाला केस है, एक 2000 में नागराजन वाला मामला भी है 2006 का। बाद में चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर वाली बाद में जो कोर्ट के द्वारा क्लियर होती रही। शुरुआत में कोर्ट ने कहा था कि ठीक है आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप मौलिक अधिकारों के और जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात कौन सी थी, एक तो जैसे कि हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप इस चीज़ को नहीं बदलाव कर सकते। कोई डेमोक्रेटिक से आप सीधा राजतंत्र में नहीं से बदल सकते। जैसे हमारा देश रिपब्लिक है, इसको आप नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है जी। ये चीज़ें आप मतलब कि इनमें बदलाव नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम है, इसको नहीं आप बदल सकते। ठीक है, हमारे यहाँ सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, इसका जो ये चीज़ है ये इसको नहीं बदल सकते आप, ये बेस है। ठीक है जी। न्यायपालिका की हमारे यहाँ स्वतंत्रता सर्वोच्च है, हमारे यहाँ न्यायपालिका जुडिशरी जो है हमारे यहाँ सर्वोच्च है, इसको नहीं आप ख़त्म कर सकते। ठीक है, देश की संप्रभुता एकता उसको नहीं ख़त्म कर सकते। ठीक है जी। पार्लियामेंट सिस्टम तो हो ही गया, और जो व्यक्ति गरिमा, एक स्वतंत्रता और गरिमा उसको नहीं ख़त्म कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर मौलिक अधिकारों में कहें तो मौलिक अधिकारों में बेसिक स्ट्रक्चर का है। मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, इसी बेसिक स्ट्रक्चर, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं, कुछ को कम कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ख़त्म कर सकते। जैसे कि आर्टिकल 15 उसमें चीज़ें जोड़ी जाती हैं, आर्टिकल 16 है क्योंकि रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, बार बार बदलाव होता रहता है। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ख़त्म करा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 है जैसे कि ये चीज़ नहीं ख़त्म कर सकते। फ्रीडम प्रतिबंध कुछ ऐसा प्रावधान है, वो चीज़ें अलग है। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, इसको लेकर तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जो आर्टिकल 21 मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरी डिटेल में बता रखा है। मेनका गांधी वाला मामला, एकांतता का अधिकार, बहुत तरह की चीज़ें इसमें बता रखी हैं। ठीक है जी।
तो ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आप खत्म कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर वाला यही मामला है, जो संविधान का बेस है, जिन उद्देश्यों को लेकर संविधान को बनाया गया है वो चीज़ें आप नहीं खत्म कर सकते। संविधान में संशोधन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये केस बार बार पूछा जाता है। एक तो आपकी इसको सीक्वेंस याद रहनी चाहिए, इससे जोड़ के जरूर पूछा जाता है। इसकी डेट दे देंगे 24वें संविधान संशोधन की, और केशवानंद भारती की केस की डेट दे देंगे, और ये गोलकनाथ और शंकर की इनकी डेट दे देंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और भी कोई केस होगा इससे जुड़ा हुआ वो मैं बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा केस जो इंपॉर्टेंट केस है हमें वही पढ़ने हैं। ज़्यादा केस तो फिर वो लॉ वाली बात आ जाती है, जुडिशरी वाले उसको पढ़ते हैं, वो केसों में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे, तब हम इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फंडामेंटल राइट के, वो हम क्लियर कर लेंगे। एक एक चीज़ इसमें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता ही कितने डीप में क्वेश्चन आते हैं, और आपके पास अभी समय भी है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।